एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी मैंने सुबह में आपको करा ही दिया था। आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किया क्या मॉड्यूल से? यस सर। यस सर। किसी पांडे आप ट्राई करें बेटा, जितना हो सके उतना बनाएं, क्योंकि आप क्वेश्चन बनाओगे ना तो हो सकता है कुछ ऐसा पॉइंट हो जो सीखना हो, है ना, तो वो क्वेश्चन से ही हम लोग सीखेंगे। चलिएगा, मैं आज कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मे भी हो सकता है कि कल आपकी क्लास ना हो, मुझे मैं ना लूँ कल आपकी क्लास, तो मंडे को होगी, और मंडे को आपका ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे अगला यूनिट। आप 2 दिनों में क्वेश्चन कीजिएगा, मैं आज डीपीपी भी सेंड कर दूंगा कुछ। चलिए, ये काम यार, ये क्या हो रहा है यार बार बार। हाँ बेटा, चलो, एक और इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पुली, तो लिखना, हेडिंग देना पुली। बट जो हम लोगों ने पुली पढ़ा था एनएलएम में और इस पुली में डिफरेंस होता है। एनएलएम की पुली का मास हम लोग 0 कंसीडर करते थे एंड फ्रिक्शनलेस कंसीडर करते थे, बट इस केस में जो हमें पुली पढ़ना है उसका मास भी होगा एंड फ्रिक्शन भी होगा, तो पुली विद मास एंड फ्रिक्शन। देखिएगा, अब ये हमें करने होता क्या है, जैसे देखना, थोड़ा मैं याद दिलाता हूँ एनएलएम के बारे में। एनएलएम में हम लोगों ने ये काम किया था कि एक ये पुली होती थी, यहाँ एक ब्लॉक M1, ये M2, ये कॉपी नहीं करना है, देखते रहें। इस पे M2G का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ टेंशन ऊपर की तरफ, यही टेंशन यहाँ भी आ जाती थी, और यहाँ M1G का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देन अगर हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन आता था नेट पुलिंग फोर्स, यानी M2 माइनस M1 टाइम्स ऑफ G अपॉन टोटल मास, यानी M1 प्लस M2। ये आपकी एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम आया था। एंड इसमें अगर हम लोग टेंशन कैलकुलेट करते थे, जैसे ये वाला सिस्टम हमने मान लिया ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यही एक्सेलरेशन से, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है सेम एक्सेलरेशन से, तो उस समय टेंशन कैसे लिखते थे, तो यहाँ डायनेमिक इक्वेशन M2G माइनस T इज इक्वल टू M2 इंटू ए। ठीक है बेटा, ये हम लोगों ने एनएलएम में कर चुका, याद आ रहा है ये आपको? उस समय यस सर। टेंशन निकालते थे, एक्सेलरेशन ऑफ ड्रॉप लिखते थे, एंड टाइम के साथ इनके बीच की सेपरेशन वगैरह, ये सारे चीजें कर लिए थे। बट अब जो हमें पुली करनी है, इस पुली का मास भी है एंड पुली में फ्रिक्शन भी है, तो चलें देखते हैं। अभी ये ठीक है ना, ये एनएलएम की बात थी, बस मैंने आपको रिवीजन कराया जिससे आपको याद रहे ये चीजें। ठीक है, ये एक पुली जिसका मास है m एंड रेडियस है r, और पुली को अगर हम शेप कोई कंसीडर करते हैं तो ये होती है डिस्क की शेप की। जनरली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन होगा, तो मैं दे देता हूं। पुली है जिसका मास ऑफ पुली m एंड रेडियस ऑफ अच्छा एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं लिख के दे देता हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली आई है, वो आई दिया हुआ है। अच्छा, अब इन दोनों साइड में ब्लॉक लगे हैं,
यहाँ पे एक ब्लॉक है M1, ये दूसरा ब्लॉक है M2। अच्छा, एंड पुली जो है ना वो रफ भी है यहाँ पे, यानी ये पुली एंड स्ट्रिंग के बीच में रफ सरफेस है, यानी यहाँ फ्रिक्शन होगा। और मास ऑफ स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है। ये हमें इतना कंसीडर करके चलना है कि पुली की मास है m, रेडियस r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, एंड स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है। अच्छा, और रफ सरफेस भी है। अब आप मुझे बताओ, मैंने मान लिया कि ये पार्ट नीचे आ रहा A1 एक्सेलरेशन से और ये ऊपर जा रहा है A2 एक्सेलरेशन से। बेटा ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। अच्छा, यहाँ पे टेंशन T1 है, तो यही स्ट्रिंग यहां तक चलती आई, यहां भी टेंशन क्या होगा? T1 ही होगा। बट ये स्ट्रिंग जैसे ही पुली से पास होगी, यहाँ पे टेंशन T1 होगा या कुछ अलग होगा? अलग। तो एक्चुअल में आप बोलोगे यहाँ पे अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने एक फ्रिक्शन भी लगा होगा जिसकी वजह से टेंशन चेंज हुई होगी। और यहाँ हमने टेंशन मान लिया T2, तो यहाँ भी टेंशन आएगी T2। इतनी बातें समझ जाए बेटा? चले, ये ब्लॉक इधर आ रहा है, M2 जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। थोड़ा मैं डेटा के लिए ऐसे कर रहा हूँ। ये M2 का एक्सेलरेशन को मैंने A2 मान लिया एंड M1 का एक्सेलरेशन को A1 ले लिया। ठीक, अच्छा, सुनते रहें। अगर ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो पुली भी ऐसे रोटेट कर रही होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैंने मान लिया पुली अल्फा से रोटेट कर रही है। ठीक है बेटा, और ये नीचे जा रहा है। अब बताएं, यहाँ पे M2G का फोर्स लग रहा होगा और इसमें M1G का फोर्स लग रहा होगा। हमने जितने इसमें फोर्स लगाने थे, टेंशन लगाने थे, उन सबकी डायरेक्शन दे दी। किसी को डाउट है इसमें? चलिएगा, अब इक्वेशन देखिएगा। अब ये भी क्या है, रोटेशन है, तो यहाँ भी 3 इक्वेशन बनानी है। एक तो डायनेमिक का, दूसरा टॉर्क का, और तीसरा हमें बनानी होती है रोलिंग का। तो बेटा देखो, पहला इक्वेशन अगर हम यहां लिखें, बोले ये क्या आएगा, M2G माइनस T1 इज इक्वल टू M2A2। आया बेटा ये समझ? जी, थोड़ा ध्यान से इसको हम क्या बनाएंगे, देखें। इसमें बोले इक्वेशन ये T2 माइनस M1G इज इक्वल टू M1A1, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई है ना बेटा? अच्छा, इधर सुने, टॉर्क की इक्वेशन देखें। बेटा ये देख, मैं ये पुली को थोड़ा यहां बना रहा हूं, ध्यान देना थोड़ा। ये पुली है, इस पे एक ये ऐसे रोप लगा हुआ, ये मोटी सी रस्सी, थोड़ा दिख जाए आपको। अब ये मैंने पूछा, इस सेंटर के अबाउट टॉर्क देने वाला फोर्स कौन कौन सा है? तो आप बोलोगे यहां टेंशन है T1, यहां टेंशन है T2, और ये स्ट्रिंग इधर की तरफ आ रही होगी। देखें थोड़ा, स्ट्रिंग अगर इधर की तरफ आ रही है तो स्ट्रिंग पे पुली किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? फ्रिक्शन फोर्स ऑन स्ट्रिंग ड्यू टू पुली किस डायरेक्शन में होगा? फ्रिक्शन फोर्स ऑन रोप ड्यू टू पुली किस डायरेक्शन में होगा? बेटा ये समझ आ रहा है ये पॉइंट आपको? हेलो, यस सर। सर देखें ये थोड़ा देखें, ये है रोप, ऐसे रोप है। अच्छा, रोप किधर आ रहा बेटा? इधर की तरफ रोप आ रहा, मूव कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। तो जो यहाँ पुली होगी
वो पुली इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगा रही होगी? पीछे। पीछे की तरफ। आया समझ? यस सर। और इसी फ्रिक्शन की वजह से ये रोप पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और पुली पे फ्रिक्शन किधर लगेगा फिर? आगे की तरफ। आगे। और पुली ऐसे रोटेट कर जाएगी। आया समझ? चलिएगा। तो अगर हम इस सेंटर के अबाउट टॉर्क की बात करें तो इधर का फोर्स है T2, इधर का फोर्स है T1, इस पे फ्रिक्शन इधर, इस पे फ्रिक्शन इधर। तो सेंटर के अबाउट कौन कौन से फोर्स टॉर्क देंगे? तो आप बोलोगे सेंटर के अबाउट तो चारों फोर्स टॉर्क देंगे। चार फोर्स कैसे हो गए? एक तो T1 एंड T2 और दो फ्रिक्शन। लेकिन ये दोनों फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क आया है वो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो नेट टॉर्क क्या आएगा? इस फ्रिक्शन की वजह से तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो भी Yes, sir. टॉर्क आएगा वो सिर्फ T1 एंड T2 की वजह से ही आएगा। क्या ये बातें समझ आई कि नहीं आपको? यस सर। Yes, sir. टॉर्क अबाउट सेंटर वो सिर्फ T1 एंड T2 की वजह से आएगा। फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा लेकिन वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बताएं, ये अगर इधर अल्फा से रोटेट हो रहा है तो मैं जो टॉर्क लिखूंगा T1 का टॉर्क इसी डायरेक्शन में है एंड T2 का टॉर्क इसके जस्ट अपोजिट है। तो नेट टॉर्क आएगा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। नेट टॉर्क आया T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। देन अगर मैं लिखूं T1 माइनस T2 इज इक्वल टू I अल्फा बाई आर। क्या ये बातें समझ आई आपको? Yes, बोले sir. नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रेयर चांस होता है ऐसे क्वेश्चन पूछना। और अगर पूछ भी लेता है तो मैं फाइनल आपको आंसर बताना भी निकालना भी सिखाऊंगा, बट आप कॉन्सेप्ट सीखें एक एक करके। तो ये हमने बनाया दो डायनेमिक की इक्वेशन और ये तीसरा बना दिया टॉर्क की इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखें, मैं सॉल्व कर रहा हूं फिर आपको टाइम दूंगा कॉपी करने के लिए। देखिए इधर अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करते हैं तो ये आएगा आपका M2G माइनस M1G प्लस T2 माइनस T1 इज इक्वल टू M2A2 प्लस M1A1। क्या बेटा ये बात समझ आई? हाँ जी बोले, सुनिए और भी सुने थोड़ा इधर। बेटा ये बताना, इस डायग्राम को देखो, मैं जूम करके दिखा रहा हूं। ये अगर ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से आ रहा तो ये वाला भी पॉइंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा किस एक्सेलरेशन से? A2 एक्सेलरेशन से। ये भी पॉइंट डाउनवर्ड में ही जाएगा A2 से और ये भी पॉइंट इधर जाएगा कितने से? A2 एक्सेलरेशन से। क्या ये बातें आई? अरे बोलो यार, बाकी लोग Yes. बोल नहीं रहे हैं। मैंने बोला अगर ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में A2 एक्सेलरेशन से जा रहा है तो इस स्ट्रिंग में जितने भी पॉइंट होंगे वो सब नीचे की तरफ A2 एक्सेलरेशन से ही तो जाएंगे। अच्छा, Yes. अब अगर ये A2 एक्सेलरेशन है तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि A2 की वैल्यू R अल्फा के बराबर है। Yes, sir. बोलो, अगर ये स्लिप नहीं कर रहा, प्योर रोल कर रही है, ये रोटेट कर रही है डिस्क मतलब पुली, तो मैं यही तो लिख सकता हूं A2 इज इक्वल टू R अल्फा। क्या ये बात सही है? अरे बोलो। Yes, sir. अच्छा, और इधर देखें,
अगर ये A1 से ऊपर जा रहा है ये ब्लॉक, तो ये भी पॉइंट A1 से ऊपर जाएगा, ये भी पॉइंट A1 एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा, ये भी पॉइंट A1 एक्सीलरेशन से ऊपर ही जाएगा। अब आप मुझे बताओ, ये जो 3 पॉइंट है A1 एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अगर ध्यान देना, ये पॉइंट अगर A1 से ऊपर जा रहा है तो हम ये अल्फा से रोटेट हो रही है पुली, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि A1 भी किसके बराबर होगा, आर अल्फा के बराबर। देन यहां से मेरा ये कंक्लूजन आएगा कि A1 और A2 क्या है, आपस में इक्वल ही है। आया है बेटा ये? यस यार ज्यादा टफ हो रहा? सर। नो चले, सर। अब यहां से A1 एंड A2 आपस में इक्वल हैं, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी M2 माइनस M1 टाइम्स ऑफ G प्लस T2 माइनस T1 इज इक्वल टू M2 प्लस M1 टाइम्स ऑफ A, बिकॉज A1 एंड A2 आपस में इक्वल है। अब देखें, ये आपका दोनों इक्वेशन का सम का इक्वेशन 1 एंड 2 को जोड़ा तो हमें ये मिल गए। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, T2 माइनस T1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। We know that T1 minus T2 is equal to I alpha by R, then T2 minus T1 is equal to minus I alpha by R। अब ये वैल्यू हम यहां पुट करते हैं, तो ये आया M2 माइनस M1G प्लस, और ये माइनस है तो ये फाइनल माइनस ही होगा, यहां माइनस, बोले बेटा, I अल्फा बाई R इज इक्वल टू M2 प्लस M1 इंटू A। यहां से इसको सिंप्लीफाई करना बस यही है, ये M2 माइनस M1G इज इक्वल टू M2 प्लस M1 A प्लस I अल्फा, इसमें R से मल्टीप्लाई कर लिया और R से डिवाइड कर दिया, ये बना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन A है ना बेटा, देन M2 माइनस M1 इंटू G इज इक्वल टू M2 प्लस M1 प्लस I बाई R स्क्वायर इंटू A। अब ये कॉमन ले लिया, देन A की वैल्यू आ गई M2 माइनस M1G डिवाइडेड बाई I R स्क्वायर। ये फॉर्मेट है, आप याद रखें चाहें तो, याद रखने का भी तरीका मैं बताऊंगा। क्या किसी को डाउट है इसमें? फरहाना? जी सर। जल्दी से कॉपी करें।
बेटा कर लिया कॉपी? यस सर। चले, यही होता है जिसमें पुली में मास हो या फ्रिक्शन हो, उसको हम रोलिंग में इसी तरह से सॉल्व करते हैं। देखो कैसे याद रखेंगे, हमें ऑलरेडी पता है कि एक्सेलरेशन होता है नेट पुलिंग फोर्स एफ नेट डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो बेटा यहां भी वही हुआ, नेट पुलिंग फोर्स क्या है, m2g माइनस m1g, है ना बेटा, यही है ना। और अगर हम टोटल मास की बात करेंगे तो ये m1 प्लस m2, और पुली का भी मास लेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब ये डिपेंड करता है कि पुली हम किस साइड टाइप का लेंगे। अगर पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन होगा, जनरली हर बार दिया रहता है, तो हमें पता है I इज इक्वल टू होता है m आर स्क्वायर का, अगर टर्म लेके पढ़े तो ये भी क्या है, I बाई आर स्क्वायर भी को भी हम एज अ मास कंसिडर कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखने में ये हेल्प करेगी कि आज भी एक्सेलरेशन क्या है, टोटल नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। और टोटल मास के लिए m1 m2 गिवन होगा और I बाई आर कर लोगे, I बाई आर स्क्वायर, तो वो भी आएगा। आया समझ ये? Yes, sir. चलिए अगला एक क्वेश्चन और। एक ये डिस्क है, जो अपने इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है, और डिस्क में ये स्ट्रिंग लगा हुआ है, मतलब ऐसा लिपटा हुआ है, और यहां से एक mkg का ब्लॉक को हमने रिलीज किया। ये यहाँ के अबाउट रोटेट कर सकती है बेटा, ठीक है, ये रिलीज किया। तो अब क्या होगा कि ये ऐसे रोटेट करेगी और ये स्ट्रिंग नीचे जाएगा, यानी ब्लॉक नीचे जाएगा, है ना बेटा। Yes, sir. बनाए ये डायग्राम और लिखें, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। एक्सेलरेशन बताना है, टेंशन बताना। डिस्क का मास m ही है। हाँ, डिस्क का मास लेना है तो हाँ, मास m लेना, मास ऑफ डिस्क है m एंड रेडियस r, और ये डिस्क है। एक्सेलरेशन है 2mg by 2m plus n। दोनों का मास सेम है बेटा। चलो ठीक है, अब जो भी कंसीडर करके मैं भी ट्राई करता हूँ, बाकी लोग भी बोले बेटा। So acceleration in 2g/3. टेंशन है mg by 3। चलिए ठीक, देखें
ये इधर mg से जाएगा, फोर्स लगेगा इस पे, ये एक्सेलरेशन है, ये टेंशन T और यहाँ भी टेंशन T, और ये ऐसे अल्फा से रोटेट हो रहा। जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो होगी mg माइनस T इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना बेटा? अच्छा, दूसरा इक्वेशन बनेगा T इंटू आर, टॉर्क का, ये रेडियस है यहाँ से r, तो T इंटू आर इज इक्वल टू, डिस्क है तो ये I इंटू अल्फा लिखें, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। चलो सिंप्लीफाई करें, देन T इंटू आर इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, ये कैंसिल आउट, देन T इज इक्वल टू आएगा mr अल्फा बाई 2। थर्ड इक्वेशन बताएंगे, कोई थर्ड इक्वेशन क्या रहेगा? तो वही, अगर ये पॉइंट ए से नीचे आ रहा है और ये अल्फा से रोटेट हो रहा है तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू आर अल्फा, है ना बेटा? जी, अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो यहां से अपना इक्वेशन आएगा ये T इज इक्वल टू एम ए बाई 2, ये अपनी सेकेंड इक्वेशन। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, अब T की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं यहाँ, तो mg माइनस T है आपका एम ए बाई 2 इज इक्वल टू एम ए, यानी mg इज इक्वल टू 3/2 ma, ये कैंसिल आउट, यानी एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू 2g/3। आया बेटा ये? यस सर। अब यही हम किसी एक वैल्यू में पुट कर देते हैं तो टेंशन आएगा अपना T इज इक्वल टू ma/2 है ना, तो m/2 इंटू 2g/3, यानी ये कैंसिल आउट, तो टेंशन की वैल्यू आ गई mg/3। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है जो अभी मैंने दिया। ठीक है, यस चलो सर। अगला देखना। अब सुने, एक ये डिस्क है, इसका ये बॉटम पॉइंट है, इसका नाम दिया मैंने ए। ये डिस्क ऐसे मूव कर रही है v वेलोसिटी से एंड ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो रोटेट करते हुए जब ये डिस्क आगे की तरफ आएगी तो ए जो है वो ऐसे मूव करता जाएगा, है ना? तो आपसे मैंने पूछ लिया कि जब ये पॉइंट ए टॉप मोस्ट पॉइंट पे आएगा यहाँ पे, तब इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बनाइए ये क्वेश्चन। रेडियस क्या है? रेडियस है आर, ये डायग्राम बनाए और मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन लिखा है। Find displacement of a point A. Find displacement of a point A when disk complete half of rotation.
व्हेन डिस्क कंप्लीट हाफ रोटेशन, यानी ये ऐसे रोटेट होते हुए यहाँ आया होगा, हाफ रोटेशन यही है ना, ये ए टॉप मोस्ट पॉइंट पे आ गया होगा, तब उस समय आपका डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। रूट पाई आर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। चले देख ले बेटा, इनिशियल स्टेज में ये जो है यहाँ पे है, फाइनली ये यहाँ आ गया, तो ये बताए ये कितनी हाइट अटेंड किया होगा, ये तो 2r के बराबर। अच्छा, और ये कितना है, तो ये बताओ ये डिस्टेंस कितनी है, ये अभी मैंने जो ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल लाइन में, पाई आर। तो ये आएगी सरकमफ्रेंस होगी इसका, यानी पाई आर। हमें डिस्प्लेसमेंट बताने हैं ए का इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में, तो वो ये रहा। तो ये अब आप पाइथागोरस लगाए, देन डिस्प्लेसमेंट होगा अंडर रूट ऑफ 2r का होल स्क्वायर प्लस पाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर ये मैं बोलूं वन रोटेशन के बाद पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट कितना था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए आफ्टर वन रोटेशन, तो क्या बोलोगे आप? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए आफ्टर वन रोटेशन कितना है? 2 पाई आर। 2 पाई आर आएगा बेटा। देखें कैसे, अगर ये अभी ऐसा डिस्क था, यहाँ पे इनिशियल पोजीशन ये था, आफ्टर वन रोटेशन मान लेते हैं थोड़ी देर बाद ये ऐसे आया होगा, ए इधर ऐसे, ये रोटेट होते होते क्या होएगा, फाइनली ये ऐसे आएगा, और ये जो इसका पाथ होगा वो ये रहेगा ना बेटा, ऐसे ये यहाँ आकर के मिल जाएगा। क्या ये बातें आपको समझ आ रही है? पॉइंट ए का जो पाथ होगा वो यही रहेगा ना। मैंने ये बनाया जगह नहीं होने की वजह से मैं अभी बना रहा हूँ फिर से, चले देख ले एक बार और, मैं इसको बनाता हूँ क्योंकि यहाँ एक और चीज सिखाऊंगा मैं। शुरुआत में ये पॉइंट कहाँ था, यहाँ पे, थोड़ी देर बाद यहाँ आया होगा, थोड़ी देर बाद और ऊपर यहाँ पे टॉप मोस्ट पे आया, फिर इसके बाद डिक्रीज हो रहा होगा तो यहाँ, फिर यहाँ, और एक और बना लेते हैं, और वो अपने इनिशियल पॉइंट पे आ गया ऐसे। ठीक है बेटा, तो जो इस पॉइंट ए का पाथ होगा वो तो ऐसे ही होगा। क्यों आया ये समझ आपको? यस सर। अच्छा सुने, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, अगर ये प्योर रोल किया होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, तो डिस्प्लेसमेंट आया 2 पाई आर इन वन रोटेशन। इन वन रोटेशन। अच्छा, ये कोई बताएगा कि वन रोटेशन में डिस्टेंस कितना कवर किया, पॉइंट एक ने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना आएगा? तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ, यानी ये जो मैंने कर्व बनाया था ये वैल्यू आती है। ये आपको याद होगा, 9th में अगर टीचर पढ़ाए होंगे तो शायद बताए होंगे, याद है ये बताया गया था या नहीं? नो सर। चलो, तो अब ये आपको अगर पूछा जाए कि वन रोटेशन में जो डिस्टेंस 9th में प्रूव नहीं होता, बता दिया जाता है क्योंकि एनटीएससी वगैरह देने जाते हैं बच्चे तो पूछे जा सकते हैं ये सब क्वेश्चन। तो वन रोटेशन में जो डिस्टेंस होती है वो तो होता है 2 पाई आर, लेकिन जो डिस्टेंस आता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट होती है 2 पाई आर, लेकिन जो डिस्टेंस होता है वो होता है 8 आर। वो आज हम लोग प्रूफ करेंगे। तो आप लिखेंगे डिस्टेंस कवर बाय पॉइंट ए इन वन रोटेशन,
distance covered by point A in one rotation. चले सुनिएगा थोड़ा। अब पॉइंट ए जो है वन रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये हमें बतानी है। तो आप मुझे बताओ, थोड़ा ध्यान देना, मैं जूम आउट करके बना रहा हूं या दूसरा एक इमेज लेकर के देखें, फिर यहां आता हूं। मैंने कहा कि ये डिस्क था, शुरुआत में ये पॉइंट यहां पे था, ए पॉइंट। आफ्टर टी टाइम ये पॉइंट यहां आ गया और ये वर्टिकल से थीटा एंगल पे आ गया। ठीक है बेटा, तो ये t इज इक्वल टू 0 टाइम का पोजीशन था और ये t इज इक्वल टू टी टाइम का था। अब आप मुझे बताएंगे कि t टाइम पे इसकी स्पीड क्या होगी, इस पॉइंट की स्पीड क्या होगी। तो स्पीड मतलब नेट वेलोसिटी है ना बेटा। यस सर। तो आप देखेंगे नेट वेलोसिटी कितनी होगी, ये v से आगे जा रहा है एंड ओमेगा से रोटेट कर रहा था, तो ये होगा आपका आर ओमेगा और ये होगा v। देन स्पीड अगर हमें निकालना होगा और ये एंगल थीटा है बेटा, तो इनके बीच का ये एंगल कितना आ रहा था, मैंने ये कराया था उस समय। ये एंगल आप बताएंगे ये एंगल कितना आएगा, 180 माइनस थीटा आएगा। अरे बोलो आ रहा है ये। देन अरे बोलोगे तब तो स्पीड ऑफ पॉइंट ए, क्या ये एंगल 180 माइनस थीटा आएगा कि नहीं। यस सर। देखिए सब सो रहे हैं अभी, ये तो मैंने कराया भी था, यहां देख सकते हो। यस सर आएगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा ये एंगल होगा 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये आएगा थीटा। अब फिर मैं ये सोच रहा हूं हमें ये वाली एंगल बतानी होगी, अगर ये एंगल और ये है थीटा तो ये आएगा 180 माइनस थीटा। आया अभी। यस सर। चलो, तो स्पीड ऑफ पॉइंट ए की स्पीड अगर हम निकालें, यानी इन दोनों की रिजल्टेंट निकालने हैं, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम करेंगे v स्क्वायर प्लस दूसरे वेलोसिटी आर ओमेगा का स्क्वायर प्लस 2v आर ओमेगा कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। तो ये आएगा आपका अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर यानी 2v स्क्वायर और ये कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा होता है, यानी माइनस 2v स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। क्या ये समझ आया। अब इससे हम लोग 2v स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये रहा 1 माइनस कॉस थीटा, ये है 2v स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। बोले बेटा, कॉस थीटा को हम हाफ फार्मूले पे ब्रेक करें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो ये 1 और ये 1 कैंसिल और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये अंडर रूट ऑफ 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहां से आया 2v साइन थीटा बाई 2। क्लियर है बेटा। तो स्पीड जो आएगा थीटा एंगल पे वो ये आएगी। अरे बोलो सर। सर। अच्छा, अब मैं बोलूं स्पीड एज द फंक्शन ऑफ टाइम t, अगर मैं लिखूं स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, तो देखो हमारा स्पीड आया 2
वी को लिख सकते हैं आर ओमेगा साइन ऑफ थीटा। थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, टी टाइम बाद ये थीटा आया ना, तो थीटा बाई टी ही तो क्या है, ओमेगा है, यानी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, है ना, तो साइन ओमेगा टी। अब ये हमारा बन गया वेलोसिटी या स्पीड, सॉरी स्पीड एज द फंक्शन ऑफ टाइम टी। डिवाइड बाय 2 भी था ना ओमेगा टी। हाँ, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 जी। अब स्पीड हमें मिल गया एज द फंक्शन ऑफ टाइम टी, हमें निकालना था डिस्टेंस। तो हम ये जानते हैं कि डिस्टेंस अगर मैं लिखूं ऐसे, स्पीड इज इक्वल टू टी एस बाई डी टी, पर ये डिस्टेंस है। क्या ये बातें समझ आई आपको? यानी ds इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड यानी 2r ओमेगा साइन ओमेगा टी बाई 2 इंटू डी टी। अब इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये डिस्टेंस बतानी है इन वन रोटेशन, यानी टाइम पीरियड 0 से 1 टाइम पीरियड t, और t इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2 पाई बाई ओमेगा, और ये भी 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। सुनिएगा बस, ये तो आएगा टोटल सॉरी इधर डिस्टेंस है बेटा, यहाँ टाइम नहीं, 0 टू s और इधर टाइम। क्या इतनी बातें समझ आई या ज्यादा हो रहा है? ज्यादा हो रहा है तो आपको भी रिजल्ट ही याद रखने हैं, मैं 8R प्रूफ करके दिखाने जा रहा हूं। अरे बोलो बेटा। तो दिखाइए। ये आ रहा है समझ या बिल्कुल ही नहीं आया? यस सर। आया सर। चलो, तो अब इसमें ये टाइम है ना, बाकी ये सब कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे और इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा s माइनस 0 इज इक्वल टू 2r ओमेगा साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई 2, और इसमें ये ओमेगा बाई 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो उससे डिवाइड करेंगे। क्या ये आया आपको इंटीग्रेशन? यस सर। मैं याद दिलाता हूं, जैसे साइन ऑफ 2x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2x, और जो कांस्टेंट होता है उससे डिवाइड करते हैं। हाँ जी बेटा बोलिए। यस सर। यही मैंने यहां लगाया, इसका अगर इंटीग्रेशन करें तो ये साइन का आएगा कॉस ओमेगा टी बाई 2, और इसमें जो कांस्टेंट है ओमेगा बाई 2 उससे मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, ये 2 ऊपर गया, यानी ये आया 4r माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई 2, लिमिट 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा। चले लिमिट रखेंगे, देन माइनस 4r कॉस ओमेगा टी की वैल्यू है 2 पाई बाई ओमेगा बाई 2, माइनस अगली बार रखेंगे लिमिट 0, तो t कॉस ऑफ 0, ये माइनस 4r ओमेगा ओमेगा कैंसिल, ये भी कैंसिल, यानी कॉस ऑफ पाई, कॉस पाई की वैल्यू -1 माइनस ऑफ कॉस 0, इसकी भी वैल्यू 1, यानी ये आया -4r इंटू -2 यानी 8r। आया समझ बेटा? यस सर। यस तो सर। इतनी मैथ लगती है, मेडिकल पॉइंट से ये मैथ कोई जरूरी है नहीं, आप रिजल्ट जरूर याद रखेंगे कि वन रोटेशन में जो डिस्टेंस कवर होता है वो डिस्टेंस होता है 8r, एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो 2 पाई r होगा। ठीक है बेटा? हेलो, यस सर। चले कॉपी करना है कीजिए।
ये लेकिन बीच में ये रिजल्ट भी याद रखिएगा, स्पीड एज द फंक्शन ऑफ टाइम टी अगर पूछा जाए तो आप ये बोलेंगे, स्पीड एज द फंक्शन ऑफ टाइम टी। एक बार रिपीट कीजिए। जी मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुने। हमें बताना क्या था, डिस्टेंस बतानी थी वन सर्किल कंप्लीट करने में, एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो बहुत ही सिंपल है, वो 2 पाई आर ही होगा, क्योंकि यहां से लेकर के ये डिस्टेंस मैंने बोला था 2 पाई आर। सुनिएगा, और रही बात आप डिस्टेंस निकालने की, तो डिस्टेंस ये वाला पाथ होगा, ये जो मैंने बनाया। अब इस पाथ का लेंथ बतानी है, तो डिस्टेंस के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो हम स्पीड लिख लिया एज द फंक्शन ऑफ टाइम टी, स्पीड एज द फंक्शन ऑफ टाइम टी रख लिया। तो अब वो निकाला मैंने यहां से, तो मैंने मान लिया t इज इक्वल टू 0 टाइम पे ये पॉइंट यहां था, और t टाइम बाद ये पॉइंट एंगल थीटा रोटेट कर गया। ठीक है बेटा, यस सर। बोलो। अब t टाइम बाद वो एंगल थीटा रोटेट किया, तो ये एंगल थीटा को अगर लिखूं मैं, तो थीटा बाई टी इज इक्वल टू, यही है एंगुलर स्पीड ओमेगा, यानी थीटा की वैल्यू आ गई आपकी ओमेगा इंटू टी। अच्छा, अब मैं इसकी स्पीड लिख रहा हूँ। स्पीड क्या है, जो वेलोसिटी होती है उसका रिजल्टेंट होता है। तो ये वेलोसिटी रोल कर रही है ना ये, तो v से आगे जा रहा है एंड r ओमेगा इस डायरेक्शन में है, तो नेट जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वो इतना आएगी, जिसको मैंने सॉल्व किया तो वो ये बन के आया। क्या ये भी समझ आया आपको? यस सर। अब इसमें हमने थीटा की जगह पे अपनी ये वैल्यू रख दिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी के लिए, तो स्पीड एज द फंक्शन ऑफ टाइम टी वो ये बन के आ गया। यहां तक क्लियर है? यस सर। बस इसके बाद हमने कैलकुलस यूज किया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी ds बाई dt। अब इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो स्पीड इंटू डी टी इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब इसे इंटीग्रेट कर लिया, कहां से कहां, 0 से 1 टाइम पीरियड, यानी 0 से टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। उस समय मैंने मान लिया डिस्टेंस चला है 0 से s, तो यहां से यही बस सॉल्व किया हूं, कैलकुलस है ये 2 पाई आर कांस्टेंट बाहर कर लिया, साइन ओमेगा टी बाई 2 का इंटीग्रेशन होता है कॉस ओमेगा टी बाई 2 डिवाइडेड बाई, जो इसमें कांस्टेंट है ओमेगा बाई 2 से हम डिवाइड कर लेंगे, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल आंसर आया आपका 8R। जी जनाब, बताएं। यस सर। ठीक, तो हम लोग डिस्टेंस भी निकाल लिया और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया। अच्छा, ये मैं पूछ लिया होता डिस्टेंस कवर बाई पॉइंट ए इन हाफ रोटेशन, तो क्या करते आप? डिस्टेंस कवर बाई पॉइंट ए इन हाफ रोटेशन, टाइम चेंज करते हैं। बेटा क्या होता, टाइम कहां से कहां चेंज करते? हाफ रोटेशन के लिए बाय ओमेगा। ये बिल्कुल ये लिमिट आप चेंज करोगे, 2 पाई बाई ओमेगा की जगह सिर्फ पाई बाई ओमेगा आएगा, है ना बेटा? सर बाकी लोग बोल नहीं रहे हैं बेटा, क्या ज्यादा हो गया या नहीं? ये रिजल्ट ही याद रखने हैं बस। हेलो, यस सर। आया बेटा ये समझ आप लोगों को? यस सर। चलिए, अब इसमें चाहे कोई भी टाइम इंटरवल दिया हो,
आप उस टाइम इंटरवल में डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेंगे एंड डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अगला पॉइंट देखिए इधर। इस लाइन ही ठीक जी। ऊपर की और ऊपर नो सर, नीचे था। बना बेटा? बोलिए। यस सर। चलो अच्छा, अगर मैं ये दे दिया होता कि इसी में अगर मैं ये ऐसा पूछा होता डिस्प्लेसमेंट कवर बाय डिस्क इज ग्रेटर देन 2 पाई आर इन वन रोटेशन। अगर ऐसा होता, सुनने थोड़ा मेरा स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इफ डिस्प्लेसमेंट कवर बाय डिस्क इज ग्रेटर देन 2 पाई आर इन वन रोटेशन देन मोशन ऑफ डिस्क इज, क्या प्योर रोलिंग है या रोटेशन है या स्लिपिंग है या नन ऑफ दिस? Sleeping. नहीं आया समझ? अगर मैं ये बोला होता कि अगर ये देखना, ये डिस्क यहां से मूव कर रहा है, पॉइंट ए था, ये ऐसे मूव करते करते फिर अगर यहां आएगा और ये 2 पाई आर के बराबर होती, एक्यूरेट ये इसकी जो लेंथ है ये 2 पाई आर के बराबर है, तब इसकी मोशन क्या है? तब आप बोलोगे कि जब ये लेंथ 2 पाई आर के बराबर है तब ये प्योर रोल करके आई हुई है ना बेटा? यस सर। अच्छा, अगर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, अगर ये मैं बोलूं, आप ऐसे लिखेंगे सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 2 पाई आर, देन ये क्या कर रहा है? प्योर रोलिंग है। अच्छा, अगला पॉइंट, अगर ऐसा दे दिया हो कभी, जैसे सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज ग्रेटर देन 2 पाई आर, अब बताओ इस केस में क्या होगा? प्योर रोल होगी या कुछ और? कुछ और। हाँ जी, नहीं समझ आ रहा है कुछ और होगा। बेटा। अगर ए बी के बीच ये वन रोटेशन किया तब तक ये सेपरेशन 2 पाई आर से ज्यादा हो गया, तो इस समय क्या हुआ होगा? वो जरूर स्लिप की होगी। यस सर। यस तो आप सर। बोलो स्लिपिंग की कंडीशन है। और अगर मैंने ये बोला इन वन रोटेशन, ये सारा चीज वन रोटेशन की बीच की बात कर रहे हैं, अगर सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज लेस देन 2 पाई आर होता इन वन रोटेशन, ये तब ये कौन सा मोशन होगा? रोटेशन। तो ये प्योर रोलिंग ना करके ये रोटेशन थी। क्या ये बातें समझ आई जो अभी मैंने बोला? यस सर। यस सर। यस। जी, अब आपका ये पूरा कंप्लीट हो चुका। आप क्वेश्चन करें, अगर किसी को डाउट है तो अभी पूछे मेरे से। मॉड्यूल से अगर कोई डाउट है तो पूछें।
नहीं, चलिए मॉड्यूल में पेज नंबर 214 43 पेज नंबर 210। क्या बेटा? क्वेश्चन 43 पेज नंबर 210। 43 210 अच्छा, चलिए पेज नंबर 210 क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है एंड सेंटर ऑफ मास, दोनों में क्या डिफरेंस है? सेंटर ऑफ मास जो हम कंसीडर करते हैं वो पॉइंट होता है जहां पे बॉडी का पूरा मास हम कंसंट्रेटेड मान लेते हैं। ठीक है बेटा? अच्छा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? किसी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां पे हम उस बॉडी का टोटल वेट को कंसंट्रेटेड मानते हैं। ठीक है बेटा? चले, अब अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट होता है, अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को हम कांस्टेंट पढ़ें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो हमेशा सेंटर ऑफ मास के बराबर ही होती है, यानी सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम पॉइंट होंगे तब जब ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है वो सेम होती है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला अगर आप पढ़ेंगे तो आप बोला गया सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इफ अर्थ इज अज्यूम्ड टू हैव इनफाइनाइट। अच्छा, ये भी मैंने पढ़ा है। तो ये जो है ना, अगर रेडियस को हम इन्फिनिटी मान लेंगे, मैं अगला जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, तो वो आर अगर बहुत बड़ा होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड हम या जी की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये ऑप्शन सही है। ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड वाली बात आएगी। पहला अगर ऑप्शन में पढ़ूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी, तो ये तो वही डिफिनीशन ही है। पहला ऑप्शन डिफिनीशन है। दूसरा ऑप्शन अगर फील्ड कांस्टेंट है तो ये दोनों सेम होंगे जो अभी मैंने बोला था। थर्ड ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो थर्ड ऑप्शन में क्या बोला गया है? entire mass of the body can be considered to be the concentrated at the center of gravity। नहीं, entire mass of the body considered to be the concentrated at the center of mass। मास की बात किया जाए तो वो सेंटर ऑफ मास पे ही होगा, है ना बेटा? हेलो, यस सर। मैं ये आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगला जो चैप्टर आएगा उसमें मैं ये बोलूंगा। चलिए, तो थर्ड ऑप्शन गलत इसलिए हो गया कि वहां सेंटर इंटायर मास का बात किया है और वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया हुआ है। एंड लास्ट, द रेडियस ऑफ gyration ऑफ एनी बॉडी रोटेट अबाउट एन एक्सिस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू ड्रॉप। लास्ट ऑप्शन पढ़ेंगे तो बोला है रेडियस ऑफ gyration ऑफ एनी बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एट द एक्सिस। नहीं बेटा, ये तो
सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ही क्या, वो जहां पे हम वेट को कंसीडर करते हैं, ये इसका कोई स्टेटमेंट ये कंसीडर मतलब लास्ट वाला ऑप्शन में कोई उसमें रिलेशन ही नहीं है ऐसा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं तो इसका ऑप्शन आएगा 1 एंड 2, ये दोनों डिफिनीशन के बेसिस पे है, पहला भी डिफिनीशन है एंड सेकंड वाला पॉइंट भी डिफिनीशन ही है। ठीक है, ये तो एक और क्वेश्चन है, देखें ये आया है चैट बॉक्स में। देखिएगा डोर प्रॉब्लम, ये चलिए मैं ये आपको अगली क्लास में डोर प्रॉब्लम करा दूंगा। ये आयशा, Yes, sir. ठीक है, ये अगली क्लास में मैं करा दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा इस पे, है ना? Yes, sir. ठीक है। चलो ठीक, या देख लो अगर जल्दी से देखना है। ऐसे ये डोर का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो ऐसे यहाँ भी हिंज होता है और यहाँ भी हिंज होता है। अब सुनेंगे थोड़ा, स्क्रीन विजिबल नहीं है। चले बेटा, मैं अगली क्लास में ये करा देता हूँ, ठीक है? ओके सर। चलो।